मैं प्रिपरेशन करता रहा, मेरा यूपीएससी नहीं हुआ। तो मैंने अपने यूपीएससी के दौरान ऐसे ऐसे बिजनेसेस करे जिसमें टाइम और एफर्ट बहुत कम लगता है। तुम्हारा भाई तो यूपीएससी कर रहा था, अब मुर्गा बेच रहा है। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो आज की व्लॉग में मैं तुम लोगों के साथ एक ऐसा बात शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मैंने आज तक किसी के साथ भी नहीं किया, एंड दैट्स गोइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव आगे मेरे आने वाले व्लॉग्स के लिए। तो चलो फिर गाइस आज की व्लॉग को शुरू करते हैं। सो आज अपने रिवीजन सेशन को कंप्लीट करके मैं अपना टेस्ट दे देता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए मैं अपना बुक रीडिंग कंप्लीट करता हूँ। अब रमजान के महीने में रात भर सो नहीं पाता, तो मैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सो जाता हूँ। अब घर आके पूरा एक हफ्ता होने वाला है, लेकिन अभी मैं अपने पूरे फैमिली तक से नहीं मिला हूँ। अब आज संडे को कुछ भी करके थोड़ा टाइम निकाल कर मैं अपने पूरे फैमिली से मिलने जाता हूँ। अब जो भी हो, मुझे कल की टेस्ट की भी तैयारी करना था, तो मैं अपने नोट्स और लैपटॉप भी साथ में ले लेता हूँ। अब गाड़ी में बाकियों के आने का इंतजार करते करते मैं थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने भांजा और दीदी से मिलता हूँ और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने दादू से मिलने के लिए जाता हूँ। अब मेरा दादू थोड़ा बीमार था, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके मैं गाँव के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि दादू यही है तो मैं उनके साथ कभी भी मिल सकता था। तो इसीलिए दोपहर के बाद मैं गाँव निकल जाता हूँ ताकि मेरा रोजा भी नहीं टूटे। फिर अपने दादी को अपने दादू का सलाम पहुँचाता हूँ। अब दादी से मिलकर मैं अपने भाभी के घर चला जाता हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो मैं अपने रिवीजन सेशन को कंप्लीट करने में गाड़ी में जाता हूँ, लेकिन मुझे रिवीजन करने का मन ही नहीं कर रहा था। और वहाँ पे मुझे नए दोस्त भी मिल गए थे, तो मैं उनके साथ उस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने जाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड था और इफ्तार का भी समय हो चुका था, इसीलिए जल्दी से इफ्तार करके मैं सो जाता हूँ ताकि मैं सुबह सवेरे उठ के पढ़ सकूँ। अब रात को ना यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ था, लेकिन हम किसी भी फंक्शन में क्यों ना हो, सुबह हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं होता। अब थोड़ा आंसर राइटिंग करके मैं अपनी पीवाईक्यूज की एनालिसिस करता हूँ। अब पीवाईक्यूज की एनालिसिस करने के लिए मैं इस बुक को यूज करता हूँ। ये बुक PWOnlyIs की तरफ से 31 ईयर पीवाईक्यूज का बुक है, जिसमें 1995 से लेके 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है, जिस वजह से पीवाईक्यूज की ट्रेंड एनालिसिस करने में मुझे बहुत आसानी हो जाता है। सबसे अच्छी बात इस बुक का इसका टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर है, और इस बुक में हर क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिससे मुझे राइट आंसर ही नहीं एलिमिनेशन लॉजिक भी समझ में आता है। इस बुक में लास्ट 7 ईयर की ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है, और एक्सप्लेनेशन रिलेवेंट, कंसाइज और टू द पॉइंट है। और इस बुक में डायग्राम्स, मैप्स, इन्फोग्राफिक्स भी यूज किए गए हैं, जिससे हमें क्लैरिटी भी मिलता है और हमारा रिटेंशन भी बढ़ता है। और इस बुक का सबसे एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट PWOnlyIs एक्स्ट्रा एच सेक्शन। इसमें जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली कंसेप्ट पूछा जाता है, उसको एग्जाम की पर्सपेक्टिव से अच्छे से डिकोड किया जाता है। इस बुक पे अभी मोर देन 40% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये बुक ना Amazon और फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएगा, और मैं इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हो और अपने तैयारी को और भी शानदार बना सकते हो। फिर उसके बाद मैं अपने पीवाईक्यू के एनालिसिस की एक क्लास भी कंप्लीट करता हूँ। अब मैं किसी के घर में कैमरा और टाइमर फ्रिक्वेंटली यूज कर नहीं सकता था, और इसीलिए पढ़ते पढ़ते सुबह 5 बजे, 6 बजे और सुबह 7 बज जाते हैं। अब पता नहीं मुझे ठंड लगा था, क्या लगा था, क्योंकि शहरी के बाद से ना मेरा थोड़ा पेट दर्द शुरू कर रहा था, और मैं बहुत ज्यादा थक गया था, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। अब नींद तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन मैं सुबह 10 बजे घर के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले घर पहुंचना था ताकि मेरा रोजा भी नहीं टूटे। तो इसीलिए घर आके मैं अपना बचा हुआ रिवीजन कंप्लीट करता हूँ और अपना टेस्ट भी दे देता हूँ। अब टेस्ट देने के बाद ना मैं बहुत ज्यादा थक गया था, तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा नैप ले लूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि अगले 2 मिनट तक बिना स्किप करे तुम मेरी बात को गौर से सुनो, क्योंकि इस आने वाले 2 मिनट में मैं हर चीज़ तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ अबाउट माई यूपीएससी प्रिपरेशन। देखो यार, मुझे अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रहा है कि मेरा यूपीएससी क्रैक होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैंने इतना मेहनत किया, लेकिन मेरा प्रीलिम्स तक क्रैक नहीं हुआ। फिर सेकंड अटेम्प्ट पे मैंने व्लॉगिंग तक छोड़ दिया, पूरा 1 साल सिर्फ यूपीएससी को दिया, बट फिर भी क्रैक नहीं हुआ। उल्टा मेरा मेंटल हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो गया। अब ये मेरा 3rd अटेम्प्ट होने वाला है, और अभी भी मुझे कोई भरोसा, कोई भी उम्मीद नहीं है कि मैं क्रैक कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, बट आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। पता है गाइस, तुम लोगों ने बहुत सारे टॉपर्स की स्टोरी सुना होगा, यानी 0.01% की जो सिलेक्शन होता है। किसी टॉपर को देख के लगता है इसने तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्रैक किया, मेरा तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन किसी टॉपर को देख के लगता है यार इस टॉपर का तो 5 साल तक प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं हुआ,
लेकिन छठे अटेम्प्ट पे इसने पूरा यूपीएससी इतने अच्छे रैंक पे क्लियर कर लिया। 0.1% की जो कुछ लोगों की स्टोरी होता है ना, कितना स्ट्रगलिंग होता है, लेकिन उन फेलियर की 99.9% जो बेरोज़गार रहने वाला है 7-8 साल के बाद, जिनका उम्र निकल जाएगा, मुझे भी वहीं डर लगता है। अभी 3-4 साल बाद अगर ऐसे ही मैं प्रिपरेशन करता रहा, मेरा यूपीएससी नहीं हुआ, तो क्या मैं 0.01% चांसेस के लिए इसी तरह रिस्क लेता रहूं? यूपीएससी क्रैक करना मेरे लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन अभी सबसे पहले मैं अपने लाइफ बिल्ड करूंगा। जिस तरह इस साल एक कांस्टेबल इतने साल मेहनत करके यूपीएससी क्रैक कर लेता है और आईपीएस बन जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम करते हुए यूपीएससी क्रैक करता है, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं? 0.01% चांसेस के लिए पूरा अपना जिंदगी यूपीएससी की इर्द गिर्द घुमाओगे, फिर रात बाद में 99.9% को तो हार का सामना करना पड़ेगा। वो लोग क्या करेंगे? आई वॉन्ट टू बी इंस्पिरेशन फॉर देम। इसीलिए बहुत टाइम से मैंने यूपीएससी के साथ साथ अपने लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दिया था। अब जहाँ तक मेरी व्लॉगिंग जर्नी की बात है, यहाँ से मुझे पैसा आ जाता है जिससे मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ, अपने फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं रह सकूँ। फिर भी मुझे फाइनेंशियल प्रेशर आता है, फिर भी मुझे डर लगता है कि आगे आने वाले 3-4 साल बाद क्या होगा अगर मेरा क्रैक नहीं होगा। तो क्या मैं इस चैनल पे डिपेंड रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं। ये चैनल कुछ भी नहीं है। इसका मकसद था सिर्फ मेरी यूपीएससी जर्नी को स्टार्ट करने का, उसको शेयर करने का, उससे लोगों को कुछ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन या थोड़ा अपने जर्नी को लोगों के सामने रखने का। मैंने अपने यूपीएससी के दौरान ऐसे बिजनेसेस करे जिसमें टाइम और एफर्ट बहुत कम लगता है। मैंने एक लड़के को हायर करके उसको सिखाया क्या क्या करना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने बहुत सारे चीज़ें सेल किए, जिसको ड्रॉप शिपिंग कहता है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। फिर उसके बाद हमने ड्रॉप सर्विसिंग किया, यानी एक इन्फ्लुएंसर एजेंसी खोला जिसका मुझे थोड़ा नॉलेज था, और उससे मैंने अपना 1 साल बहुत अच्छे से चलाया। फिर उसके बाद इस साल मेरे दोस्त को मुर्गियों का, जानवरों का अच्छा नॉलेज था, तो उसकी इस स्किल को जानते हुए मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके एक फार्म खोलने का फैसला लिया। पता है मेरा काम क्या था? सिर्फ दिन में एक छोटा सा वीडियो बनाना और सोशल मीडिया हैंडल करना, सिर्फ 1-2 घंटा। फिर वो ग्राउंड पे मुर्गियाँ पालना या मुर्गियों को ला के बेचना, वो सब चीज़ मेरा दोस्त हैंडल करता था, जिससे मेरी प्रिपरेशन में थोड़ा भी असर नहीं पड़ता था, ठीक है। और हमने 1 महीने में 4000 से भी ज़्यादा फॉलोअर हासिल कर लिया। हर वीडियो पे 40 से 50 हज़ार व्यूज़, 30 हज़ार व्यूज़ कुछ भी करके आता, और हमें इतने सारे ऑर्डर्स आने लगे, इतने सारे ऑर्डर्स कि हमारे पास सेल करने के लिए कुछ होता भी नहीं था, कुछ बचता भी नहीं था। इसलिए हमने क्या किया हुआ था, अभी केरला की सप्लायर से कांटेक्ट किया था ताकि हम इतने सारे मुर्गियों का स्टॉक ला सके जिसको हम सेल कर सकें। लेकिन फिर भी हमारे पास बिना कुछ हुए हमने इन 1 महीनों में ड्रॉप सर्विसिंग की तरह अपने फॉर्म को चलाया। ड्रॉप सर्विसिंग होता है जैसे कि हमने अपने मोहल्ले में किसी को मुर्गे बेचना हो या कोई जानवर बेचना हो, उसको चढ़ाया और कमीशन निकाला, और उस कमीशन से हमने तकरीबन 40,000 तक की मुर्गियाँ जमा किया, स्टॉक्स जमा किया, और अपना प्रॉफिट भी कमाया और अपना दिन भी चलाया। इट वॉज गोइंग अमेजिंग। और मुझे जानवरों के साथ जो प्यार है ना, जो पैशन है, वो भी ये था। फिर प्रॉब्लम क्या होता है पता है? लोग क्या कहते हैं? अपने यूपीएससी की जर्नी को ऑनलाइन किया था ना, मुझे पता था लोग कमेंट करेंगे, लोग बोलेंगे। मैंने तुम लोगों को लाइसेंस दिया है बोलने का, तो तुम वो बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब मेरे भाई, मेरा फैमिली, हर कोई मुझे उनको बोलता है कि तुम्हारा भाई तो यूपीएससी कर रहा था, अब मुर्गा बेच रहा है। देखो यार, यूपीएससी इज़ नॉट लाइफ ओनली, ठीक है। हमें अपने लाइफ को बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन। हर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता है। इट डजंट मीन मैं नहीं बनूंगा, हर कोई नहीं बन सकता। ये चीज़ दिमाग में रखो,
ठीक है, हमारे कारगिल में से भी बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं। इस साल पता नहीं कोई आया भी नहीं है शायद, मुश्किल से 2-3 साल में एक करता है और मुश्किल से 700-800 रैंक आता है, और उसी को इंस्पिरेशन मांग के 1000 लोग प्रिपेयर करता है। जो 1000 लोगों का नहीं होता तो क्या, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरा एक ड्रीम था। अदरवाइज मैंने इतना स्किल्स गैदर किया इतने सालों में, बुक रीडिंग करके, ये सब चीज़ें करके। नाउ आई कैन क्रिएट ए बिजनेस। अभी तक यूपीएससी मेरे लिए एक लगाम की तरह था जो मुझे पकड़ के रख रहा था फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग। बट राइट नाउ आई एम इस इंसिडेंट के बाद जो लोग कह रहे थे कि तुम्हारा भाई तो मुर्गी सेल कर रहा है, जो मेरे भाइयों को ये बोल रहा था, अब तो ये हंस रहा है। मैं चाहता हूँ तुम लोग हंसो, ठीक है। कोई भी छोटा काम नहीं होता है ब्रो मुर्गी सेल करना, नहीं ना। मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है, मेरा भाई बोलता है बे तुम करो, सिर्फ प्रिपरेशन करो, महीने का मैं 30-40 हज़ार ऐसे ही भेजूंगा। क्यों नहीं लेता हूँ, क्यों 30-40 हज़ार नहीं लेता हूँ? बिकॉज एक ज़मीर होता है इंसान का कुछ करने का। बचपन से जो माँ बाप ने परवरिश दिया वो गवारा करता ही नहीं है कि इनसे इतना पैसा लूँ और प्रिपरेशन करता रहूँ और अपने ज़िंदगी को यहाँ जोड़ दूँ। अब मैं कुछ दिनों में अपने प्रिपरेशन के साथ साथ इन कुछ सालों में अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुआ तो इन कुछ सालों में देखना, इन 1-2 हफ्तों में मैं एक अलग बिजनेस खड़ा करूँगा, अपना ही कंपनी खड़ा करूँगा। सिर्फ मुझे 2 हफ्ता चाहिए और सिर्फ 1-2 घंटा काम करके मैं अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करूँगा। और अगर हो सके तो 1 साल में मैं तकरीबन 1 करोड़ तक का टारगेट करके विद सिर्फ 3-4 घंटे काम करके और अपने प्रिपरेशन करके, ठीक है, साथ साथ अपना लाइफ बिल्ड करके दिखाऊंगा। और उसके बाद मैंने अपने दोस्त के साथ जो फार्म बनाने का संकल्प लिया था, इस बार अपने लाइफ को बिल्ड करना और यूपीएससी की जर्नी को भी कंटिन्यू रखना है। और तुम्हें भी थोड़ा उम्मीद मिलेगा, दोस्त हो 99% लोग जो क्रैक नहीं कर पाए इस यूपीएससी की एग्ज़ाम को या किसी भी लाइफ की किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए, आई विल शो यू कि एफर्टलेसली विथ स्किल, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसा एक बिजनेस क्रिएट करता है एंड कैसा एक लाइफ बिल्ड करता है। इट्स मी साइनिंग ऑफ कमाल ज़ैन, और मुझे तुम्हारे सपनों पे विश्वास है।